Hello everybody, welcome to the channel and welcome to this new video of Indian Partnership Act series। अभी तक हमने सेक्शन 38 तक कवर कर लिया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सीरीज़ में और हम आज कवर करने जा रहे हैं सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 55 तक। ये है चैप्टर 6 ऑफ द बेयर एक्ट और इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अभी तक हमने सब समझ लिया कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे बनती है, कितने टाइप्स की होती है, क्यों बनाते हैं, और उसके बाद ये समझा कि पार्टनरशिप बनने के बाद पार्टनर्स की आपस में क्या रिलेशन है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं एक दूसरे की तरफ। फिर समझा पार्टनर्स का यही ड्यूटीज़, राइट्स, ऑब्लिगेशंस क्या हैं टू थर्ड पार्टीज़ जिनके साथ वो डीलिंग करेंगे, जो उनके वेंडर्स हैं, जो उनके लेंडर्स हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, राइट। उसके बाद हमने जाना कि पार्टनर्स की इनकमिंग एंड आउटगोइंग, किसी को पार्टनरशिप में लाना है, किसी को एडमिट करना है, किसी को छोड़ के जाना है, रिटायर कर रहा है वो या खुद से छोड़ के जा रहा है, बाय डेथ उसकी पार्टनरशिप ख़त्म हुई है, इंसॉल्वेंसी से पार्टनरशिप ख़त्म हुई है, एक्सपेल करा है हमने उसको, ये सब जाना। माइनर को पार्टनर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ये जाना। अब ये जानेंगे कि अब ये पार्टनरशिप फर्म को रिजॉल्व करने का टाइम आ गया। किसी भी रीज़न से, जिस भी मोटिव से हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी कि भाई ये बिज़नेस अचीव करना है, ये बिज़नेस हमारा होगा, हम इसके लिए काम करेंगे, अब फॉर वॉट एवर रीज़न, किसी भी रीज़न से हमें ये ख़त्म करनी है पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप फर्म ही ख़त्म करनी है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ बताता है सेक्शन 39। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात समझ लेते हैं, पार्टनरशिप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि जहाँ पे किसी भी एक पार्टनर ने या किसी ने भी, मोर देन वन पार्टनर ने भी अपने पार्टनरशिप को ख़त्म कर लिया है फर्म से, वो अब पार्टनर नहीं है, रिटायर हो चुका है, एक्सपेल हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, जो भी रीज़न से हुआ है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या हो गया कि पूरी फर्म ने आपस में डिसाइड करा कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं। अब फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब ही ये होता है कि कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स को इंडिविजुअल पार्टनर्स बोलते हैं, ये तो हम जानते हैं, और पार्टनर्स के ग्रुप को हम फर्म बोलते हैं। तो जहाँ सारे ही ग्रुप में डिसाइड कर लिया कि भाई डिसॉल्व करना है, तो फर्म ही डिसॉल्व हो गई, बिजनेस डिसॉल्व हो गया, इसे कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इसका मतलब ये है कि हर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो होती ही होती है, पर वाइस वर्सा ज़रूरी नहीं है, राइट। ओके, सेक्शन 40 पर आ जाते हैं। डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, यहाँ पे कह रहा है कि या तो सब पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स के कॉन्सेंट से, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, अग्रीमेंट जो है बिजनेस का, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग्स में हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा तरीका ये हो गया सेक्शन 40 में। एक और चीज़ बता दूं, सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 44 तक हमें तरीके बताए गए हैं पार्टनरशिप डिसॉल्व करने के, जिसमें से दो हमने समझ लिए, तीसरे को समझते हैं। सेक्शन 41 जो है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब कि ये दो सिचुएशन की बात करता है, जहाँ पे ये सिचुएशन अगर आ जाती है तो डिसोल्यूशन कंपल्सरी ही है, मतलब कोई चॉइस की बात नहीं रहेगी। इसका आप क्लॉज ए पढ़ें। अच्छा, क्लॉज ए के रिगार्डिंग बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों में। ये क्लॉज ए अभी तक रिपील नहीं हुआ है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, ये फोर्स में नहीं आया है। तो क्लॉज ए जो कहता है वो अभी भी चलेगा, वो अभी भी लागू होगा, ये रिपील नहीं हुआ है अभी तक। और ये क्या बोलता है कि फर्म डिसॉल्व हो जाएगी बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट। मतलब कि अगर सारे के सारे पार्टनर्स, पूरी की पूरी फर्म ही इंसॉल्वेंट बता दी जाए, करार कर दी जाए, कोर्ट ने कहा सब इंसॉल्वेंट हैं, या सब कुछ एक को छोड़ के सब के सब इंसॉल्वेंट हैं, तो उस केस में फर्म डिसॉल्व हो रही है। दूसरा, इसका क्लॉज बी देखते हैं, जहाँ पे कोई ऐसा इवेंट हो गया, कोई ऐसी इवेंट की हैपनिंग हो गई जिससे कि बिजनेस को कैरी ऑन करना अनलॉफुल हो जाएगा, या उन पार्टनर्स का कैरी ऑन करना बिजनेस को अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोविज़न देख लो, लेकिन एक्सेप्शन ये दिया हुआ है कि जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की मोर देन वन अंडरटेकिंग्स हैं, 2-3 काम है उनके, मानो 2-3 अंडरटेकिंग्स हैं, कोई अगर एक अनलॉफुल है या इलीगल है तो बस वही बंद होगा। उस वजह से डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अगर होगी तो होगी, उसके होने से जो लीगल अंडरटेकिंग्स है ना, जो लीगल काम वो कर रहे हैं, जो लीगल बिजनेस है, जिसकी लॉफुलनेस पे कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है, वो उस पर इफेक्ट नहीं होगा, और उस वजह से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। तो उससे वो बिज़नेस डिसॉल्व होएगा, ये वाला बिज़नेस डिसॉल्व नहीं होगा, जो करेक्ट है, जो लॉफुल है। सेक्शन 42 ये कहता है
कि जहाँ पे कुछ सर्टेन कंटिजेंसीज अगर हो जाती हैं तो डिसॉल्व करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ लिखी है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये अभी तक हम सब समझ चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कि जब भी ये वर्ड लिखा है किसी भी सेक्शन में सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी हम बात पढ़ने जा रहे हैं इस बात के रिगार्डिंग पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में जाके देख लो पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, क्योंकि वही फॉलो होगा, वही हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है किसी बात के रिगार्डिंग, या कुछ कन्फ्यूजन है, एम्बिग्विटी हो रही है, या फॉर वट एवर रीज़न हमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो उस बात के लिए हम इस पार्टनरशिप एक्ट के उस सेक्शन को आके देखेंगे और फिर वो सेक्शन ही यहाँ पे लागू होगा, अप्लाई करेगा। बट सुपरसीडिंग कौन सा होगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो इन बातों के रिगार्डिंग विच इज़ अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वही फॉलो करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आएंगे। और क्या सिनेरियोस दिए हुए? चार कंटिजेंसीज दी हुई हैं। अगर एक फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी, फिक्स टर्म खत्म हो गया, 5 साल के लिए बनाई थी फॉर एग्जांपल, 5 साल हो गए, ख़त्म करो। अगर आगे कंटिन्यू करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो, या कुछ भी नहीं हुआ है तो, राइट। सेकेंड, वन और मोर एडवेंचर्स करने के लिए, वन और टू बिजनेस अंडरटेकिंग्स करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी, कंप्लीट हो गया वो बिजनेस, हो गया वो काम, ख़त्म करो, बंद करो, सीज़ करो, तो यहाँ पे सीज़ हो जाएगा। थर्ड, पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी तो डिसॉल्व हो जाएगा। फोर्थ, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट अगर एजुकेट हो जाता है तो हो जाएगा। तो ये हम अपनी पढ़ भी चुके हैं लास्ट वीडियोस में कि जहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन होता ही होता है, कि डेथ पे और इंसॉल्वेंसी पे तो होता ही होता है। नहीं कराना है तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा शुरुआत में ही कि इस सिनेरियो के बावजूद भी हमारी पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करेगी। तो दिस हैज़ टू बी रिटन समवेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट एट द स्टार्ट ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप। नहीं लिखा है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। सेक्शन 44 ये कहता है, सेक्शन 43 ये बोलता है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। जहाँ पे पार्टनरशिप एट विल चली जा रही है, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? जहाँ पे शुरुआत से ही कोई टाइम डिसाइड नहीं करा है, बस चली जा रही है बिजनेस, सालों साल हो गए, कोई डिसाइड नहीं करा कितने साल चलाएंगे, चल रहा है बस, एवरीबडी इज़ वर्किंग, एवरीबडी इज़ ओके। या जहाँ पे टाइम डिसाइड किया था फॉर एग्जांपल 5 साल, ख़त्म हो गए 5 साल, फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्कशन, चल रहा है, चलने दो। इस सिनेरियो में कोई भी पार्टनर अगर नोटिस दे के डिसॉल्व करने का अपनी बात रखता है, या वो ऐसा मोशन रखता है, तो वहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी फॉर्म। ठीक है। और इसमें डिसॉल्व कब से मानेंगे? जिस दिन उस पार्टनर ने नोटिस दिया है, या फिर डेट उस दिन से डेट ली जाएगी। और अगर नहीं है कोई ऐसा डेट उस नोटिस के अंदर, तो जिस दिन सबको कम्युनिकेट हो गया है वो दिन से वो डेट माना जाएगा डिसॉल्यूशन का। सेक्शन 44 पर आ जाते हैं। ये बोलता है कि जहाँ पे कोर्ट डिसॉल्व करा देगी पार्टनरशिप। और ये कब होगा? ये तब होगा जब कोई एक पार्टनर एक सिविल सूट डालेगा कोर्ट में, और वो ये कहेगा कि ये 7 ग्राउंड्स हैं, ये 7 ग्राउंड्स हैं, इसमें से कोई भी एक ग्राउंड अगर होता है तो कोई भी एक पार्टनर सिविल सूट डाल के ये चीज़ करवा सकता है, कोर्ट से डिक्री ले सकता है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होनी चाहिए। क्या क्या है वो ग्राउंड्स? पहला, जहाँ पे वो पार्टनर जिसने खुद सूट डाला है वो खुद अनसाउंड माइंड का हो गया, तो या तो ये वो डिक्लेयर कर रहा है, और यहाँ पे उसने सूट खुद डाला है, या फिर उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी और पार्टनर हो सकता है जो ये काम करे। ठीक है। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं, कोई भी और पार्टनर जो सूट डाल रहा है वो नहीं, उसके अलावा कोई भी और पार्टनर जो है वो परमानेंटली इनकेपेबल हो चुका है अपनी पार्टनर की ड्यूटीज़ निभाने के लिए। थर्ड हो गया कि कोई भी और पार्टनर वो गिल्टी ऑफ कॉन्डक्ट है इस तरीके से कि वो प्रेजुडिशियली फर्म को चला रहा है, बिजनेस को चला रहा है, वो उसकी बायसनेस दिख रही है कहीं ना कहीं, उसका पार्टनरशिप की हैसियत से काम करना फर्म के नुकसान में जाएगा, फर्म को प्रेजुडिस कर रहा है कहीं ना कहीं। तो एक तो ये वाला हो गया। इसका नेक्स्ट ग्राउंड क्या हो जाएगा कि कोई भी और पार्टनर ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट्स कर रहा है बिजनेस के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, अग्रीमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, वही चीज़ जो अभी पहले पढ़ा प्रेजुडिशियल वाली चीज़ कर रहा है, यहाँ पे वही कर रहा है। उसका कंडक्ट इम्प्रॉपर है, उसका कंडक्ट ऐसा है कि बिज़नेस को हार्म करेगा, बिज़नेस को कहीं भी एक कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव से वो नहीं चला रहा है बिज़नेस को, सब पार्टनर्स एक साथ एक ही विजन के साथ चला रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये वो सिनेरियो हो जाएगा। और प्रैक्टिकली मतलब रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं दिख रहा है अब उस पार्टनर को उस पार्टनरशिप में रखना कि वो उसको चलाए, तो हमें अब रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट ग्राउंड ये हो गया कि किसी भी एक पार्टनर ने अपना जो हिस्सा है, जो उसका टोटल शेयर है इन द पार्टनरशिप, वो बिल्कुल सेल ऑफ कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, होल ऑफ हिज इंटरेस्ट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट किसी को दे दिया उसने अपना।
या कहीं पे सेल ऑफ होने के लिए कोई अरियर्स हैं, उस अरियर्स की रिकवरी कराने के लिए, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कराने के लिए उसने अपना पूरा शेयर बेचने के लिए अलाउ कर दिया। नेक्स्ट राउंड ये है कि फर्म को अब चलाए रखना लॉस का ही गेम होने वाला है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अगर कुछ एक भी दिन हमने फर्म और चलाई तो हमें सिर्फ लॉस ही लॉस होना है, प्रॉफिट कहीं से नहीं दिख रहा है, ये चीज़ प्रूव कर देना। और लास्ट ग्राउंड ये है कि जहाँ पे भी जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस लगे कोर्ट को कि यार अब इस रीज़न से फर्म को डिसॉल्व करना ही बेहतर है। तो ये हो गए वो 7 ग्राउंड्स। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टनर का यहाँ पे जो सिविल सूट डालने का जो ये एक राइट है वो इनहेरेंट राइट है, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्ट में तो अलग बातें लिखी है, कोर्ट का सीन ही तब आ रहा है, कोर्ट का ये एवेन्यू ही तब आ रहा है, पार्टनर का अपने से एज एन इनहेरेंट राइट के तरीके से आ रहा है कि जस्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ है या जस्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि हम इसको आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे तो ये आर्बिट्रेटर्स के बीच में ही सॉल्व होना है, इससे कोर्ट में अपील लगाने से किसी पार्टनर को कोई मनाही नहीं है। वो बिल्कुल इनहेरेंट राइट है कि वो दे कैन अप्रोच अ कोर्ट, अ सिविल कोर्ट। सेक्शन 45 ये बोलता है कि ठीक है, तुमने डिसोल्यूशन कर ली, बहुत अच्छी बात है, अब इस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की नोटिस भी तो दे दो बाहर वालों को, जो तुम्हारे लेंडर्स हैं, जो तुम्हारे क्रेडिटर्स हैं, जो तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, वेंडर्स हैं, इन सबको भी तो बता दो अपनी सिचुएशन क्या है। क्योंकि आप लोग तो बैठ गए सब अपना फ्री होके, कोई ड्यूटीज़ नहीं, पार्टनरशिप की कोई लायबिलिटी नहीं, बाहर वालों को कैसे पता चलेगा? तो आपको नोटिस देना पड़ेगा उनको, और जब तक नोटिस नहीं दोगे उनकी नज़र में तुम पार्टनर हो, तुम्हारे सारे एक्ट्स लायबिलिटीज़ पार्टनर वाले ही रहेंगे उनकी नज़र में। तो जितनी जल्द से जल्द नोटिस दे दोगे सब क्लैरिटी रहेगी, तो सबको सब पिक्चर पता चल जाएगी। इसका एक्सेप्शन देखिए क्या दे रखा है, 3 एक्सेप्शन दे रखे हैं। पार्टनर एक जिसकी डेथ हो चुकी है तो जो उसका एस्टेट है वो, सेकंड जो इंसॉल्वेंट जिसको हम कोर्ट बता चुका है कि इंसॉल्वेंट है पार्टनर, थर्ड ऐसा पार्टनर जो पार्टनर तो रहा है पर दुनिया की नज़र में थर्ड पार्टी ने कभी उसको एज अ पार्टनर जाना नहीं, और ऐसा पार्टनर रिटायर भी कर चुका है, अपना वो रिटायरमेंट ले चुका है। तो ये 3 सिनेरियो में जब से इनकी पार्टनरशिप ख़त्म हुई है तो इनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो चुकी है, इन्हें नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर इन्होंने नोटिस नहीं दिया है या इनके बिहाफ पर नोटिस नहीं दिया गया है फर्म से, तो भी ये लाइबल नहीं होंगे अब फर्म अगर डिसॉल्व हो जाती है तो, क्योंकि इनका तो उसी दिन से ख़त्म हो गया पार्टनरशिप का ड्यूटी। तो इनके लिए इनके रिगार्डिंग में ज़रूरी नहीं है नोटिस देना कि अगर डिसॉल्व हो गई है फर्म तो इनका भी अलग से नोटिस जाना चाहिए, नहीं। और ये जो नोटिस जो जाएगा फर्म डिसॉल्व होने का, ये कोई भी पार्टनर भेज सकता है, ठीक है। सेक्शन 46 ये कहता है कि यहाँ पे हर एक पार्टनर का राइट है ये चीज़ देखना कि फ़र्म जब डिसॉल्व हो रही है, जब डिसाइड कर लिया कि फ़र्म डिसॉल्व होनी है, तो फर्म के जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे पहले फ़र्म के लाइबिलिटीज़ का निपटारा करो। पहले फ़र्म के लाइबिलिटीज़ निपटाओ, सब जगह वो सेटलमेंट करो। उसके बाद जो सरप्लस बच जाए वो हर पार्टनर का जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग का, उस हिसाब से उनमें बट जाए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये हर पार्टनर का राइट है इस चीज़ को मेक श्योर करना कि इस तरीके से ही हो रहा है काम कि नहीं। सेक्शन 47 ये कहता है कि जब तक बिजनेस अब वुंड अप हो रहा है, क्योंकि एक दिन में तो वुंड अप नहीं होगा, इट विल टेक अ फ्यू वीक्स, मे बी इट कैन ईजिली टेक अ फ्यू मंथ्स। जो पेंडिंग काम है वो ख़त्म करना है, नया काम नहीं लेंगे, पेंडिंग काम तो ख़त्म करना होगा, सबको बताना होगा, सेटलमेंट करना होगा, हर एक चीज़ होगी। तो उतना टाइम तक के लिए भले ही हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन हमें इतना टाइम तक के लिए पार्टनर के रूल को वापस से अपनाना पड़ेगा, हमें वापस से पार्टनर के रोल में ही रहना पड़ेगा, विद द सेम ऑब्लिगेशंस एंड सेम ड्यूटीज़ हमें निभानी पड़ेंगी, बट इतने टाइम तक के लिए ही और इसी पर्पस के लिए ही। तो जो हमारी कॉन्टिन्यूइंग अथॉरिटी है, इम्प्लाइड भी और एक्सप्रेस भी, वो कंटिन्यू करेगी, लेकिन ओनली फॉर दिस पर्पस, राइट। अच्छा, इसका भी एक्सेप्शन ये दिया हुआ है कि ऐसा कोई पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, ऑफ कोर्स उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसकी तो पहले भी नहीं थी, तो अब कॉन्टिन्यूइंग में भी नहीं है, वो तो पहले ही पार्टनरशिप से आउट हो चुका था, तो अब डिसॉल्यूशन के बाद से क्या मतलब है उसका, तो वो वाली बात हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन 48 पे। सेक्शन 48 बोलता है कि अब जब डिसॉल्यूशन हो चुकी है फर्म की, तो अब अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि पहले तो अग्रीमेंट को देखना है, सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट, इस बात के रिगार्डिंग। तो उसके बाद क्या एक्ट ये बोलता है, पहला, जितने भी लॉसेज हैं फर्म के, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं फर्म के, जितना भी डेट्स है, जितना भी नुकसान हुआ है, अगर कैपिटल भी कम पड़ गया है, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। कैपिटल
ओनर ने डाला होता है बिज़नेस में, तो वो लोन है, कैपिटल लोन है बिज़नेस के लिए कि जो उसको लौटाना है ओनर को, है ना। तो जितना भी लॉसेस हैं पहले तो वो कंपनी के प्रॉफिट्स में से निकालो, जितने प्रॉफिट्स बने फर्म के उस प्रॉफिट्स में से पहले तो आपको लॉसेस निकालो। प्रॉफिट्स भी ख़त्म हो गए, लॉसेस अभी भी बचे हुए हैं, अब कैपिटल से निकालो, कैपिटल से भी निकाल के उसका भुगतान करो, कैपिटल से भी ख़त्म हो गया, अभी भी लॉसेस बचे हुए हैं। तो फिर जो पार्टनर्स हैं उनका इंडिविजुअली जितना भी उनका जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग, उसी रेट के हिसाब से उनसे पैसा निकाल के वो लॉसेस पहले भरो। पहला तो ये तरीका हो गया, लॉसेस को पहले टैकल करना है। उसके बाद एसेट्स की बारी आती है। जो फर्म के एसेट्स हैं अब उनको कैसे अप्लाई करेंगे, उनको ये करना है कि सबसे पहले तो जो फर्म के डेट्स हैं थर्ड पार्टी के प्रति, थर्ड पार्टी की जो डेट्स उठा रखी हैं पहले तो डेट्स कंप्लीट करो, डेट्स का पेमेंट करो। सेकंड, पार्टनर्स ने ही जो एडवांस दे रखा है फर्म में डाल रखा है कैपिटल के अलावा, वो एडवांस का पेमेंट करो रेट के हिसाब से, जो उस टाइम रेट होगा उस रेटेबली करना है उस चीज़ को। थर्ड, पार्टनर्स ने कैपिटल डाला हुआ है जो कि लोन है फर्म के लिए, तो अब ये कैपिटल चुकाओ उनका एसेट्स में से। लास्ट में कुछ रेसिड्यू बच गया तो वो सब पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो बस ये वाली बात है। सेक्शन 49, पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट्स, ये बोलता है कि जहाँ पे फर्म पे भी डेट्स हैं और फर्म में कोई पार्टनर है, इंडिविजुअल पार्टनर्स पे भी डेट है थर्ड पार्टी का, तो यहाँ पे ये होगा कि जो फर्म की प्रॉपर्टी, जो फर्म के एसेट्स हैं, उससे पहले तो फर्म के डेट्स का पे ऑफ होगा, फिर कुछ सरप्लस बच जाता है वो पार्टनर के इंडिविजुअल डेट का पे ऑफ होएगा, लेकिन किस तरीके से, जो उसका शेयर है इन द प्रॉफिट शेयरिंग में उसी शेयर के हिसाब से, उसी रेट के हिसाब से उसका वहाँ पे पे ऑफ करेंगे। इसका उल्टा सिनेरियो ये है कि जहाँ पे अगर पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनर की है, उस केस में उस पर्सनल प्रॉपर्टी से पहले पार्टनर का अपना इंडिविजुअल डेट पे ऑफ होएगा, कुछ बच जाए उसके बाद भी उस सरप्लस से फर्म का डेट पे ऑफ होएगा। तो बस ये ऐसा सा, आई थिंक ये सिंपल था समझने के लिए, ठीक है। सेक्शन 50 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सेक्शन 16 याद है, सेक्शन 16 क्या कहता है कि अगर फर्म के नाम से, फर्म के कनेक्शन से, फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से या फर्म के बिजनेस से अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया है तो वो उसको रख नहीं सकता, उसको वो वापस करना है फर्म को, वो वापस पे बैक होएगा, अकाउंट फॉर होगा फर्म के नाम पे, राइट। तो 50 ये कह रहा है यहाँ भी वही चीज़ होगी, खासकर तब अगर फर्म डिसॉल्व हो गई है तो जो सर्वाइविंग पार्टनर है, मतलब जो लोग भी फर्म छोड़ के चले गए हैं उसके बाद जो पार्टनर्स बचे हैं, सर्वाइविंग पार्टनर्स जो हो गए, या अगर डेथ हो गई किसी पार्टनर की और उस वजह से फर्म डिसॉल्व हुई है, तो उसके बाद और फर्म डिसॉल्व हो गई और उसके बाद ट्रांजैक्शन आपने कुछ करा जिससे आपने फ़ायदा उठा लिया, तो आपको वापस करना पड़ेगा। जो डेथ पार्ट, जिसकी डेथ भी हो गई तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को ने भी अगर फ़ायदा उठा लिया तो दे विल हैव टू रिटर्न इट बैक टू द फर्म, और ये वूंड अप से पहले पहले हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ उल्टा लिखा है तो फिर वो वैलिड होएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ कि अगर किसी ने, जब ये डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है तो कोई ना कोई गुडविल भी खरीद लेता है। गुडविल भी एसेट है फर्म का जो बेचा जा सकता है और जो बेचा जाता भी है। तो जिसने खरीद लिया है और उस दौरान वूंड अप ही चल रही है कंपनी की, फर्म की, और उसने वो खरीद लिया है गुडविल, तो बिल्कुल वो उसको यूज़ कर सकता है। वहाँ पे उसको कोई मनाही नहीं है, वहाँ पे उस पर कोई बैन नहीं लग सकता, यहाँ पे उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती कि यू कैन नॉट यूज़ इट। वो बिल्कुल यूज़ कर सकता है क्योंकि उसने वो खरीद लिया है गुडविल ऑफ द फर्म। सेक्शन 51, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे किसी पार्टनर ने अगर एक प्रीमियम दिया, जो कहते हैं ना एडवांस देते हो आप, जो प्रीमियम देते हो कैपिटल के अलावा ऑन टॉप ऑफ द कैपिटल, वो अगर उसने दिया हुआ है और अगर फर्म अपने फिक्स टर्म से पहले ही किसी भी रीज़न से फॉर एनी रीज़न डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन एक रीज़न नहीं होना चाहिए जहाँ पर डेथ ऑफ अ पार्टनर की वजह से ना डिज़ोल्व हुई हो। इस रीज़न को छोड़ के किसी भी रीज़न से फर्म डिज़ोल्व हो गई है तो अब उस पार्टनर को या उन पार्टनर्स को जिन्होंने प्रीमियम दिया है उनको उनका रीपेमेंट मिलेगा, या जो भी एक रेट डिसाइड हुआ है तो उस पर मिलेगा। लेकिन दो कंडीशन है, अनलेस अगर उस पार्टनर का ही मिसकंडक्ट की वजह से डिसोल्यूशन की नौबत आ गई तो नहीं मिलेगा। सेकंड, डिसोल्यूशन अग्रीमेंट से हुई है, जो भी हमने जस्ट सेक्शन 40 में पढ़ा था कि अग्रीमेंट से हुई है, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करके हुई है, और उस अग्रीमेंट में ही कुछ नहीं लिखा रीपेमेंट करने के बारे में, तो रीपेमेंट नहीं होएगा, सिंपल। सेक्शन 52 ये बोलता है
कि जो भी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है पार्टीज़ के बीच में, वो अगर फ्रॉड हुआ या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, किसी भी पार्टी ने किया, किसी भी साइड ऑफ दी, किसी भी पार्टनर ने करा, किसी भी पार्टी ने करा, तो जो दूसरी पार्टी है, जो इनोसेंट पार्टी है, उसके पास ये राइट है, एंटाइटलमेंट उसको ये मिलेगा, इन 3 चीज़ों के रिगार्डिंग उसको एक्स्ट्रा एंटाइटलमेंट मिल जाएगा। जो उसके राइट्स हैं, जो उसके राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे वो तो हैं ही, 3 चीज़ों के रिगार्डिंग उसको और फ़ायदा मिलेगा उस इनोसेंट पार्टी को, उस विक्टिम पार्टी को। पहला कि फर्म के जो सरप्लस हैं, जो फर्म की जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, जिससे हमने अभी फर्म के लॉसेस कवर करे, जो हमने डेट्स पूरे करे, उसके बाद जो सरप्लस बच गया या जो एसेट्स बच गए, वो एसेट्स पे लीन रखने का राइट या राइट ऑफ रिटेंशन इस पार्टी को मिल जाएगा, इस इनोसेंट पार्टी को। दूसरा, लेंडर्स की लिस्ट में इसका नाम जुड़ जाएगा, और जब भी फर्म अपना लॉसेस कवर करती है, डेट्स चुकाती है, तो ऑफ कोर्स पहले तो लेंडर्स का ही आपको को केटर करना होता है, तो आप लेंडर बन जाओगे, वन ऑफ द लेंडर्स बन जाओगे, ये पार्टी। एंड थर्ड, ये पार्टी इंडेमनिफाइड होगी उस गिल्टी पार्टी से, जिस पार्टनर ने गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट करा है या फ्रॉड करा है, मिसरिप्रेजेंटेशन करा है, और जो भी लॉसेज हुए हैं, ये वाले लोग, दीज पीपल विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बियरिंग दैट लॉस। यही लोग बियर करेंगे जो गिल्टी हैं। सेक्शन 53 ये बोलता है कि हर इस डिज़ोल्व फर्म के, जो ये फर्म डिज़ोल्व हो चुकी है, इसमें हर पार्टनर का राइट है ये देखने के लिए कि कोई भी सिमिलर, वो सेम ही फर्म नेम के साथ फिर से बिजनेस ना स्टार्ट कर दे कोई और, या फर्म की प्रॉपर्टी से या फर्म के नेम से अपना पर्सनल प्रॉफिट ना कमा ले, जब तक कि फर्म वुंड अप नहीं हो गई है पूरी, या जब तक वो पीरियड चल रहा है वुंड अप का, तब तक ये चीज़ें ना हो। ये हर पार्टनर का राइट है देखने का। बट एक और चीज़ दी हुई है कि अगर इसके रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ये अलाउ कर रहा है तो ठीक है, करना, तो फिर आप कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये सेक्शन ये कहता है कि हर कोई रिस्ट्रेन कर सकता है हर दूसरे पार्टनर को, जब तक कि ये चीज़ चल रही है। पर इसका एक्सेप्शन क्या है, जिसने गुडविल ऑफ द फर्म नेम खरीद लिया है, वो बिल्कुल उसे यूज़ कर सकता है, उससे फ़ायदा कमा सकता है फर्म के नाम से, क्योंकि वो ख़रीद चुका है उस चीज़ को। तो अब वुंड अप चल रहा है, वो वाइंडिंग अप चल रही है, जिसको और जो बेचना है बेचो, मैं तो ख़रीद चुका हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो अब वो उसे रोका भी नहीं जा सकता, तो वो राइट वहाँ पे उसको मिल गया है। सेक्शन 54 ये बताता है कि पार्टनर्स आपस में, जिसमें से कुछ पार्टनर्स या सबके सब आपस में ये अग्रीमेंट कर सकते हैं कि वो फर्म डिसॉल्व होने के बाद सिमिलर बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए और एक स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स में, ये आपस में वो अग्रीमेंट बना सकते हैं। और सेक्शन 27 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है कि ऐसा कोई अग्रीमेंट, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड करने वाला कोई भी अग्रीमेंट वॉइड कहलाता है, वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, वो यहाँ पे नज़रअंदाज हो जाएगा अगर जो रिस्ट्रिक्शंस इन लोगों ने आपस में रखी हैं वो अगर रीज़नेबल लगती हैं कोर्ट को, तो एज लॉन्ग एज वो रिस्ट्रिक्शंस रीज़नेबल हैं तो ऐसा अग्रीमेंट वैलिड भी हो जाएगा। सेक्शन 55 ये बोलता है डिसोल्यूशन के बाद जो गुडविल है फर्म की, उसका सेल करना क्या होता है। तो जनरली तो हमें ये पता है कि किसी भी बिज़नेस का, किसी भी कंपनी का, बिज़नेस का गुडविल एसेट का हिस्सा है, एसेट का पार्ट है। जैसे फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, वैसे ही गुडविल भी एसेट है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर्स इसको अग्री कर रहे हैं एज अ एसेट लेना या नहीं, अगर वो देखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं है। लेकिन अगर है तो वहाँ पे गुडविल एसेट में अदरवाइज़ इंक्लूड होता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है नहीं करना है तो फिर शायद कॉन्ट्रैक्ट का ही चलेगा। अदरवाइज सेक्शन 55 बताता है कि जब अकाउंट सेटलमेंट होएगा तो गुडविल एसेट में इंक्लूड होता है और इसको आप इंडिविजुअली भी बेच सकते हो या कुछ कलेक्शन ऑफ चीज़ों के साथ भी आप इसको बेच सकते हो। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये कहने के बाद जो गुडविल का जो बायर है और जो डिसोल्यूशन जो फर्म हो गई है इसका जो पार्टनर है, इनके बीच में अग्रीमेंट हो सकता है। इनके बीच में अग्रीमेंट ये हो सकता है कि पार्टनर ये भी कंटिन्यू कर ले कि वो सिमिलर बिजनेस चलाएगा। बायर को तो बेच दिया गुडविल, अब वो सिमिलर बिजनेस चला सकता है और एडवर्टाइज भी कर सकता है। लेकिन 3 बातें हैं जिसके रिगार्डिंग अलाउड नहीं है उसको, अनलेस कोई कॉन्ट्रैक्ट है बायर और पार्टनर के बीच में तो अलाउ भी हो जाएगा। अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 55 तो अलाउ नहीं करता कि जब एक बार गुडविल बेच दिया तो आप फर्म नेम यूज़ नहीं कर सकते। वो पार्टनर जब कोई नया बिजनेस खोलेगा ही कैन नॉट यूज़ द सेम फर्म नेम, अलाउड नहीं है। सेकेंड, अपने आप को वो कैरिंग ऑन द सेम बिजनेस नहीं दिखा सकता कि मैं स्टिल वो कैरी ऑन कर रहा हूँ बिजनेस, वो कहीं से भी खुद को एसोसिएशन नहीं दिखा सकता उस फर्म नेम के साथ। थर्ड,
अब वो बिज़नेस बेच दिया है, गुडविल बेच दिया है, नाम बेच दिया है, तो तुम अब पोच भी नहीं कर सकते, तुम वहाँ के क्लाइंट्स लेके भी नहीं आ सकते। बट इसके रिगार्डिंग भी एग्रीमेंट हो सकता है, बायर और पार्टनर के बीच में अलाउ हो जाए तो हो भी जाए। अच्छा, और यहाँ पे वही वाली बात फिर से कि पार्टनर बायर के साथ अग्रीमेंट कर सकता है कि वो एक कुछ टाइम तक के लिए या कुछ लोकल लिमिट्स में वो सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा। तो जब तक वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर रीजनेबल हैं तो सेक्शन 27 से फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ये एग्रीमेंट वैलिड होएगा। और इसी के साथ सेक्शन 39 से सेक्शन 55 तक हमने कवर कर लिया है और ये चैप्टर 6 भी ख़त्म हो गया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद हम कवर करेंगे फर्म्स की रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, क्यों करानी होती है, ज़रूरी भी है कि नहीं, वो कवर्ड होंगे सेक्शन 56 से लेके ऑनवर्ड्स। तो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने कमेंट्स में जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कन्फ्यूजन्स है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई एन आंसर एज सून एज पॉसिबल। और अगली बार से एक और चीज़ हो सके तो प्लीज़ ये बेयर एक्ट की फ़िज़िकल कॉपी रखें अपने पास, क्योंकि कुछ भी मार्क करना है तो अभी के अभी मार्क करना इसमें आसान रहता है। बट इफ़ यू प्रेफर टू रीड फ्रॉम ए सॉफ्ट कॉपी दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल इज़ कि वीडियो के टाइम पे एक बेयर एक्ट को अपने साथ प्लीज़ ओपन करके रखें। So that would be all for this video. See you in the next video. Take care. Bye bye.